हेलो दोस्तों, वेलकम टू अलकनंदा क्लासेस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी सीरीज़, जिसमें सबसे पहले हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे। जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे वो जानते हैं कि एनसीईआरटीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए। एनसीईआरटी से हमारा बेस एकदम स्ट्रांग हो जाता है, फिर हमें स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12th तक की सारी ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज़ को कवर करेंगे। दिस सीरीज इज गोइंग टू बी द समरी ऑफ एनसीईआरटीज़। सबसे पहले हम 6th क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द अर्थ आवर हैबिटाट। तो अगर आपने भी अभी तक अपनी एनसीईआरटी बुक्स कवर नहीं की है तो चलिए अपन दोनों साथ में मिलकर के एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ते हैं। ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं, क्लास 6 ज्योग्राफी। लेट्स स्टार्ट। Hello friends, welcome to Alaknanda classes. Today we will study Geography NCERT of class 6th. There are 8 chapters in the class 6 Geography. First is the Earth in the solar system, that is सौर मंडल में पृथ्वी, globe, motion of the earth, maps, major domains of the earth, major landforms of the earth, our country India, Indian climate, vegetation and wildlife. In this video we will study chapter 1, that is the earth in the solar system, सौर मंडल में पृथ्वी. Let's see objective to read this chapter. So information about the universe, ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, प्लानिटरी इन्फॉर्मेशन, ग्रहों की जानकारी, इन्फॉर्मेशन अबाउट द सन, सूर्य की जानकारी, कॉस्मोलॉजिकल डेफिनेशंस एंड टर्मिनोलॉजी, दैट इज ब्रह्मांड संबंधी परिभाषा एवं शब्दावली. तो ये 4 जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर को पढ़ने के. सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सेलेस्टियल बॉडीज, दैट इज खगोलीय पिंड. जो भी ऑब्जेक्ट हमें रात में हमें आसमान में दिखाई देते हैं, जैसे कि सन, स्टार हो गया, मून हो गया, स्काई में हमें सन दिखाई देता है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम स्काई में देख सकते हैं, आसमान में देख सकते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाते हैं? हमारी सेलेस्टियल बॉडीज, दैट इज खगोलीय पिंड. सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं. The sun, moon and all those objects shining in the sky are called celestial bodies. Next is star. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती है उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, ह्यूज होते हैं, और उनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत हॉट होते हैं. तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है और बहुत गर्म होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्टार्स. वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या कहलाती है? स्टार्स. दो सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट आर कॉल्ड स्टार्स. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. तो स्टार्स जो है वो गैसेस से बने हुए होते हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन अ लार्ज अमाउंट. उनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती है, जिसे वो लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं? एमिट करते रहते हैं. तारों के पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिनका वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं, एमिट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सन क्या है? सन भी एक स्टार है, उसका साइज़ बहुत ह्यूज है और उसका टेम्परेचर बहुत हाई है. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिलेशंस, तारामंडल. जब हम नाइट स्काई में स्टार्स को देखते हैं तो जो पैटर्न्स स्टार में बनते दिखाई देते हैं, इन्हीं पैटर्न्स को कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है. तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृति नक्षत्र मंडल या तारामंडल कहलाती है. The various patterns formed by group of stars are called constellations. बहुत वेरियस पैटर्न्स जो ग्रुप ऑफ स्टार्स के ग्रुप्स अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनाते हैं, उन्हीं पैटर्न्स को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस. फॉर एग्जाम्पल उर्सा मेजर, बिग बियर एंड सप्तऋषि. The North Star indicates the direction. It is also called pole star.
सो हम सबने पोल स्टार के बारे में तो सुना ही है, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, जो रात के समय नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। इट इज़ ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन, ये हमेशा ही स्काई में सेम पोजीशन दैट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन में ही हमको दिखाई पड़ता है। तारों की सहायता से हम रात्रि के समय दिशा का निर्धारण करते हैं। जैसे ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी सीध में होने के कारण उत्तर दिशा की ओर ही दिखाई देता है। ध्रुव तारा पोल स्टार को कहते हैं। सो पोल स्टार जो है हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ होता है। नॉर्थ पोल की तरफ होने के कारण ये हमेशा हमें नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और ये ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन। पोल स्टार ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन, पोल स्टार हमेशा एक ही पोजीशन पर यानी नॉर्थ साइड पर ही दिखाई देता है। नेक्स्ट इज सन। एज वी ऑल नो कि सन सोलर सिस्टम के सेंट्रल में एकदम सेंटर पे एग्जिस्ट करता है सन। यह बहुत बड़ा और गर्म गैसों से बना हुआ होता है। सन का साइज बहुत ह्यूज है एंड इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। तो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखे हुए है। It provides gravitational force or pulling force that binds the solar system. Sun is ultimate source of heat and light for the solar system. तो हमारे सोलर सिस्टम के लिए सन ही एक अल्टीमेट सोर्स है लाइट और हीट का। एंड सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से सन कितनी दूरी पर है? 150 मिलियन किलोमीटर्स पर। सन में हमेशा न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के हीलियम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं और इस रिएक्शन के कारण क्या होता है, लार्ज अमाउंट की हीट रिलीज होती है। सो इसी रिएक्शन के कारण सन जो है इतना हॉट स्टार है। सन से सनलाइट अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकेंड और या सिर्फ हम ये भी बोल सकते हैं कि 500 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट इज सोलर सिस्टम। सो जो हमारा सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं और भी सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे एस्टेरॉइड्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं, ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ आपस में कंबाइन करके एक सोलर सिस्टम बनाती हैं। सूर्य, 8 ग्रह एवं उनके उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे यहाँ पर शुद्ध नहीं क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि मिला करके क्या बनाते हैं, हमारा सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सोलर सिस्टम को हम सोलर फैमिली भी कहते हैं, जिसका हेड कौन होता है, सन। सूर्य इसके केंद्र में होता है तथा सभी आकाशीय पिंड सूर्य का चक्कर लगाते हैं। एज बी ऑल नो के सन सेंटर में सोलर सिस्टम के और सारे प्लैनेट सोलर सिस्टम के अराउंड घूमते हैं। से इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये सन है हमारा, दिस इज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, these all are planets. Next is planet। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट नहीं होती है प्लैनेट्स कहलाते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है वह ग्रह कहलाते हैं। अब इनके पास अपनी हीट और लाइट तो नहीं होती है बट ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। दे आर लेड बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। देयर आर 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो हम देखते हैं सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है मरकरी, फिर आता है वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड एट लास्ट नेपट्यून। All 8 planets of the solar system moves around the sun in fixed path। तो सारे आठों ग्रह जो है हमारे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड
एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं और इस फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहा? इस फिक्स्ड पाथ को कक्षा कहा जाता है। सभी ग्रह एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इस पथ को, यहाँ बात नहीं पथ होगा, इस पथ को कक्षा कहते हैं। सपोज कीजिए ये सन है और यहाँ सन के अराउंड एक पाथ है, इसे हम ऑर्बिट कहते हैं। और यहाँ ऑर्बिट पर एक प्लैनेट है जो कि इसके अराउंड घूम रहा है। सो इस पाथ को जिस पाथ पर प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं इसे कहते हैं ऑर्बिट। वीनस को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि वीनस का शेप और साइज, वीनस का आकार और वीनस का साइज जो है वो कैसा है, अर्थ से बिल्कुल सिमिलर है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा माना जाता है क्योंकि इन दोनों के साइज और शेप में बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। अगस्त 2006 से पहले 9 प्लैनेट माने जाते थे। प्लूटो को भी प्लैनेट माना जाता था, लेकिन अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई जिसमें डिसाइड किया गया कि प्लूटो को अब हम प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या हुआ, प्लूटो जो है वो नेपट्यून के ऑर्बिट को कट करने लगा था। सपोज ये है नेपट्यून का ऑर्बिट, तो नेपट्यून के ऑर्बिट में प्लूटो जो है वो इस तरीके से घुस करके निकलने लगा था। तो बेसिकली वो नेपट्यून के ऑर्बिट में जाने लगा था, इसलिए उसे हमने प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया है और क्या, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया। A decision was taken that Pluto, like other celestial bodies discovered in recent past, may be called dwarf planet. प्लैनेट की कैटेगरी से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया क्योंकि यह नेपट्यून की कक्षा को काटता है। अभी इसे बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया। वीनस, शुक्र ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। आर्यभट्ट को तो हम सभी जानते हैं। आर्यभट्ट एक फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, एंशिएंट टाइम की, एंशिएंट इंडिया के फेमस एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट। उन्होंने कहा था, ही सेड दैट मून एंड प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। मून और जो प्लैनेट्स है बाकी के, इनकी अपनी लाइट तो होती नहीं है, हम सबको पता है, तो ये शाइन कैसे करते, तो ये सनलाइट के रिफ्लेक्टेड सनलाइट की हेल्प से शाइन करते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं यानी कि रिंग्स हैं। और ये जो रिंग्स हैं, ये जो बेल्ट्स हैं, ये किसके बने हुए हैं, छोटे छोटे पिंडों से बने हुए हैं, स्मॉल डेब्रिसेस, जो पत्थर वगैरह के टुकड़ों से बने हुए हैं। नेक्स्ट इज अर्थ, दैट इज पृथ्वी। तो अर्थ जिस पर हम सब रहते हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। आकार में यह सौरमंडल का 5वां ग्रह है। सन से देखा जाए तो ये 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है और साइज वाइज ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल ना होकर यह ध्रुवों पर चपटी है। इसका स्वयं का अपना आकार है, ऐसे भू आभा कहा जाता है। देखिए, जो अर्थ है हमारी, इसका अपना खुद का एक शेप है क्योंकि ये किसी भी शेप को रिजेंबल नहीं करती है। ये पोल्स के साइड पर फ्लैट है थोड़ी सी, इसीलिए इसका जो शेप है उसे जियोइड कहा जाता है। जियोइड का मतलब अर्थ लाइक शेप, जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। सो अब कोई भी पूछे कि अर्थ का शेप क्या है तो बोलने का जियोइड। As we all know, Earth is only planet which support life. Condition favorable to support life are probably found only on the Earth. जीवन की अनुकूल परिस्थितियों के कारण पृथ्वी ही सबसे अद्भुत ग्रह कहा जाता है।
अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, हम सभी को पता है, क्योंकि अर्थ का 1/3 जो सरफेस है वो पानी से भरा हुआ है, वाटर, सी, ओशन के पानी से भरा हुआ है। इसीलिए जब हम इसे स्पेस से देखते हैं तो अर्थ हमारी ब्लू कलर की दिखाई देती है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। सो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जिसका व्यास, जिसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, 1/4 है। अब मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर्स। मून को अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाने में 27 दिन का समय लगता है, एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। इसलिए पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो अर्थ से जब हम मून को देखते हैं तो हमें केवल उसका एक साइड इसीलिए दिखता है क्योंकि मून को वन स्पिन के लिए भी कितना 27 दिनों का ही टाइम लगता है। इसलिए अर्थ से हम मून की केवल एक ही साइड देख पाते हैं। फुल मून डे जो होता है, तो फुल मून डे पे जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो उसमें कुछ शेडोज़ हमें दिखाई पड़ती हैं। वो शेडोज़ माउंटेन्स, प्लेन्स और एंड डिप्रेशंस की होती हैं। पर्वत, मैदान और गड्ढे जो चंद्रमा की सतह पर हैं, मून की सरफेस पर है, उनकी शेडोज हमें दिखाई देती हैं फुल मून डे पर। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ मून ऑन 21 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे जो चंद्रमा की सरफेस पर पहुंचे थे। और वे कब पहुंचे थे? 21 जुलाई 1969 में। नेक्स्ट इज उपग्रह, सैटेलाइट। जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं, उसी तरीके से ये सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं। तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है, उसी तरीके से जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं, तो ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। एक उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी तरह घूमता है जैसे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। प्लैनेट विथ मोस्ट ऑफ द सैटेलाइट इज करेंटली सैटर्न। तो करेंटली हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट इज मानव निर्मित उपग्रह, दैट इज़ ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स। सो ये जो ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं। इन्हें साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए और कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। अब इन सैटेलाइट्स को, इन उपग्रहों को रॉकेट की हेल्प से अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान एंड मंगलयान। नेक्स्ट इज एस्टेरॉइड्स, दैट इज क्षुद्र ग्रह। अब सन, स्टार्स और सैटेलाइट्स के अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड मूव करती हैं और इन बॉडीज़ को एस्टेरॉइड कहते हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे आकाशीय पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स के अलावा जो छोटी छोटी बॉडीज़ सन के अराउंड मूव करती हैं वो एस्टेरॉइड्स कहलाती हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीचों बीच पाए जाते हैं। सौरमंडल में यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षा के बीच स्थित हैं एवं यह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जैसे प्लैनेट्स करते हैं वैसे ही एस्टेरॉइड्स भी सन के अराउंड मूव करते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं
कि एस्टेरॉइड्स जो हैं ये किसी प्लैनेट के पार्ट हैं जो बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र ग्रह एक ग्रह का हिस्सा है जो कई साल पहले विस्फोट हुआ था, जिसमें कई साल पहले एक्सप्लोजन हुआ था, उसी प्लैनेट के ये पार्ट्स हैं एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट इज मीटेरॉइड्स, दैट इज उल्कापिंड। सो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सन के अराउंड मूव करते हैं, उन टुकड़ों को कहा जाता है मीटेरॉइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स। सो जो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स सन के अराउंड मूव करते हैं, तो उन रॉक्स को क्या कहा जाता है? मीटेरॉइड्स कहा जाता है। कभी कभी यह अपने पथ से भटक कर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, कुछ वायुमंडल में ही घर्षण से समाप्त हो जाते हैं। अब आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि मीटेरॉइड्स आ रहा है, उल्कापिंड आ रहा है, उल्कापिंड आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, ये मीटेरॉइड्स अपने ऑर्बिट से अलग होकर के अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। बट एज वी ऑल नो कि एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होने के कारण ये हीट अप होकर के एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो जाते हैं और हमें एक फ्लैश ऑफ लाइट मिल। सम टाइम अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ हॉलो। कभी कभी क्या होता है, जो ये मीटियोर्स हैं ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाते हैं और अर्थ की सरफेस को टच करते। तो जब ये अर्थ की सरफेस पर आ कर के गिरते हैं तो ये बहुत बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? गहरे गड्ढों का निर्माण करते हैं। जब मीटेरॉइड स्पेस में होता है तो इसे मीटेरॉइड कहते हैं। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो इसे मीटियोर कहते हैं। और जब ये अर्थ सरफेस पे आता है, अर्थ सरफेस पे आ जाता है, तो इसे मीटेरॉइड कहते हैं। नेक्स्ट इज ब्रह्मांड, दैट इज यूनिवर्स। सो यूनिवर्स इज एवरीथिंग वी कैन टच, फील, सेंस, मेजर और डिटेक्ट। यूनिवर्स वो हर चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में आती हैं। इट इंक्लूड्स प्लैनेट, प्लैनेट को हम देख सकते हैं, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, डस्ट क्लाउड, लाइट, इवन टाइम भी यूनिवर्स में आता है। यूनिवर्स की बर्थ के पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ यूनिवर्स, टाइम, स्पेस और मैटर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। ब्रह्मांड वह सब कुछ है जिसे हम महसूस, माप और छू सकते हैं। नेक्स्ट इज गैलेक्सी, दैट इज आकाश गंगा। सो गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सी एक बहुत बड़ा सिस्टम है किसका? स्टार्स, डस्ट क्लाउड्स और गैसेस के क्लाउड्स का। खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद पट्टी की तरह दिखाई देने वाली करोड़ों तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। मतलब इट इज़ अ ह्यूज ग्रुप ऑफ स्टार्स, clouds of dust and gases. Numerous clouds of gases are found in galaxy. गैसों के बादल भी पाए जाते हैं। Our solar system is part of Milky Way galaxy. हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। There are millions of such galaxies that make the universe. बहुत सारी लाखों जो आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज है, वो मिल करके यूनिवर्स बनाती हैं। All these galaxies are constantly moving away from each other. Thus our unlimited universe is constantly expanding. ये सभी जो आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, ये एक दूसरे से डिस्टेंस बनाते जा रही हैं, दूर दूर जाते जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा असीमित अनलिमिटेड यूनिवर्स है वो कॉन्स्टेंटली और ज़्यादा एक्सपेंड होते जा रहा है, उसका लगातार विस्तार होते जा रहा है। दिस इज़ द image of galaxy. So this was the last topic of this chapter. I hope अब आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. So thanks for watching.